अभी तो बहुत कम घरों में ही जाकर हमने भोजन करे हैं, पता नहीं अच्छे कि कच्चे बनाते आप लोग, पर आप कह रहे हैं सो मान रहे हैं आप अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ, अच्छा भोजन बनाते समय एक समझदार गृहिणी कब किस समय पर नमक डालना, कब किस समय पर मिर्च डालना, कब मसाला डालना और कब क्या डालना, ये अगर नहीं जानती तो कितने ही अच्छे से अच्छे साधन क्यों ना हो, भोजन अच्छा नहीं बनता। भोजन अच्छा नहीं बनता, साधन वही होते हैं, सामग्री वही होती है, पर समय सूचकता चाहिए, विवेक चाहिए कि इनका कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कब करना है। नहीं तो पता चला आजकल तो रेसिपी व्हाट्सएप पे आती है और माँ रेसिपी पढ़ते पढ़ते वो भोजन बनाने लग जाए तो कि भोजन कच्चा बने कि जल जाए, ये पक्का है। क्योंकि 1 मिनट आधे मिनट का भी इधर उधर अंतर हो गया, माँ बोलो ना, ऐसा नहीं है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक आधा मिनट भी इधर का उधर हो गया तो स्वाद बेस्वाद हो सकता है, स्वाद बिगड़ सकता है। सामग्री वही थी पर समय सूचकता नहीं थी, विवेक नहीं था, इतने में वह सामग्री बिगड़ गई, इतने में भोजन बिगड़ गया। ज्ञानियों, जीवन के साथ भी विजय भाई यही सत्यता है। सबके पास सत सामग्री है, धन है, दौलत है, नाम है, शौहरत है, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, विवेक, समय सबके पास है, पर समस्या प्रमोद जी कहीं न कहीं मिनटों में, घंटों में व्यक्ति इधर का उधर हो जाता है और जीवन का स्वाद बेस्वाद असफलता के रूप में होता है। बहुत विवेक चाहिए। और जीवन में, संसार में जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, विश्वास मानना, उसके पास साधनों की कमी क्यों ना हो, धन दौलत कम हो चल सकता है, एक बार शक्ति कम हो चल सकता है, एक बार समय कम हो चल सकता है, पर विवेक की बहुत आवश्यकता है, बुद्धिमान बनने की बहुत आवश्यकता है। बुद्धि की नहीं कह रहा हूं, बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए बुद्धिमान बनने की आज आवश्यकता है। कितनी कितनी हम बुद्धिमान हैं सोचे। एक आगम का दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, कथानक याद आ रहा है। 2 राज्य थे और स्वाभाविक सी बात है, जब 2 राज्य होते हैं परस्पर में ईर्ष्या, स्पर्धा और एक दूसरे को जीतने के भाव स्वाभाविक से थे। एक राजा ने निर्णय कर लिया कि ये मेरा शत्रु है, मुझे उसे जीतना है, मुझे उसे जीतना है। और उसने अपनी सभा में सबके सामने बात रख ली कि तैयारी करे सेनापति जी, हमें 2 दिन में अमुक राजा पर आक्रमण करना है और उसे जीतना है। एक पुराना मंत्री था, वृद्ध हो चुका था, मंत्री पद से वह दूर हो चुका था, दूसरा मंत्री पद पर था, पर पुराना मंत्री था। राजा के उस दरबार में आता रहता था, राजा सम्मान पूर्वक उसका भी मंतव्य जानता था, पूछता था। सबने तो तैयारी करने के लिए स्वीकृति दिखाई, पर जो पुराना मंत्री था उसने कहा कि राजन, आप ये मत समझना, आप ये मत समझना उसके पास सैन्य बल कम है, उसकी शक्ति कम है, ये मत समझना। राजा कहता है कैसी बात करते हैं मंत्रीवर, आप तो मेरे मंत्री हो और आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आज ये उल्टी बातें कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री ने कहा, राजन मैं मात्र मंत्री ही नहीं, आपका पुरोहित भी था, आपका वैद्य भी था, बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ बुद्धि मेरे पास थी और आप उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इसलिए बस मेरी एक विनय है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है कि राजन आप युद्ध करने के लिए, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, पर युद्ध करने से पहले उस राजा की बुद्धि की परीक्षा करना। कहता कैसी बात कर रहे हैं मंत्री, आज पहली बार मैं आपको देख रहा हूं कि आप मुझे अच्छा कार्य करने से पीछे खींच रहे हो। पुनः मंत्रीवर कहते हैं कि मंत्री राजन, मैं आपको बिल्कुल भी हताश नहीं कर रहा हूँ, आपके उत्साह को भी नष्ट नहीं कर रहा हूँ, पर इतना कह रहा हूँ कि सैन्य बल लड़ाना बहुत आसान होता है, पर अगर
शक्ति कम होने पर भी, साधन कम होने पर भी, अगर वह राजा, उसका मंत्री, उनके पुरोहित, उनके नागरिक थोड़े भी बुद्धिमान होंगे तो हमारी लाखों की सेना भी उन हजारों की सेना के सामने परास्त हो सकती है। राजा भी विचार करने लगा कि ये पुराना मंत्री है, ये सलाह दे रहा है तो कुछ ना कुछ रहस्य तो अवश्य होगा ही होगा। क्यों ना हम इसकी बात मान ले, 2 दिन की जगह 8 दिन बाद युद्ध करें। राजा ने कहा, मंत्रीवर बोलो, पुरोहित जी बोलो, वैद्य जी बोलो, हम करें क्या, कैसे परीक्षा करें? कुछ कारण बताएं, कुछ तरीका बताएं तो हम फिर आगे की बात और आगे का निर्णय करें। मंत्री ने कहा, ठीक है राजन, मैं एक छोटा सा अंजन बनाकर, थोड़ा सा अंजन, अंजन जानते आप लोग, आंखों में आंचा जाता था पहले ज़माने में, आजकल तो पता नहीं क्या क्या साधन हो गए हैं, कितने अशुद्ध साधनों से और क्या क्या अपने कलेवर को चमकाते हैं, बात अलग है। वह अंजन शुद्ध वैद्य था, जानता था। उसने कहा कि हमें 1 दिन का समय दो, हम कुछ ऐसा द्रव्य अंजन बना के दे रहे हैं, आप समाचार के साथ राजा के पास पहुंचा देना, उस शत्रु के पास पहुंचा देना। और माना कि मीठी बातों से वो आपकी बात मान ही गया, आपका प्रस्ताव मान गया, आपका मित्र बनने के लिए तैयार हो गया, तो अनावश्यक युद्ध क्यों करना? और युद्ध करना ही पड़ा तो उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसके विवेक का हमें परिचय हो जाएगा। राजा तो राजा था, वो कहता है अंजन भेजने से बुद्धि की, शक्ति की परीक्षा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मंत्री कहता है, आप मेरी बात मानते थे ना इतने वर्ष, इस बार भी आप मेरी बात, इतनी सी बस बात मान लेना, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आप काम कर लेना। राजा ने कहा, ठीक है, मंत्री ने इतने वर्ष राज्य की सेवा की है, हमारे लिए सहकार दिया है, तो क्यों ना उसकी बात मान ले। राज्य के और मेरे विरुद्ध ये काम पक्के में नहीं करेगा। कुछ सोच समझ कर ही उसने किया होगा। वह एक छोटी सी डिब्बी में रात भर बैठकर अंजन बनाता है और पत्र लिखकर राजा के दूत के द्वारा वहाँ तक पहुँचाता है कि जो आपके नगर में कोई अंधा हो, काना हो, उसको ये अंजन लगा देना, उसकी आंख खुल जाएगी। क्या लिखा? जो आपके नगर में कोई अंधा हो, किसी की आंख नहीं खुलती हो, जिसको नहीं दिखता हो, उन सबको ये अंजन लगा देना, उसकी आंख ठीक हो जाएगी। और आंख ठीक हो गई तो आप ये समझना हम मित्र बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्यों ना हम पास में रहते हैं, हम मित्र बनकर रहे। राजा ने जो पत्र दूत के द्वारा पहुंचाया, बहुत बड़ा अंजन नहीं, मात्र और मात्र 2 आँखों में, मात्र 2 आँखों में अंजन डल जाए, इतना ही थोड़ा सा अंजन छोटी सी डिब्बी में उस वैद्य ने बनाया और उतना ही पहुंचा दिया। जैसे ही वह अंजन दूत के द्वारा उस शत्रु पक्ष राजा के पास पहुंचता है, राजा के हाथ में पहुंचता है, राजा पत्र पढ़ता है और अचंभे में पड़ जाता है, ये क्या बात है? उस राजा को क्या पड़ी, मेरे नगर में कौन अंधा है, कौन काना है, कौन क्या है, उसको क्या जरूरत पड़ी, वो ये चाहता क्या है? जैसे ही दरबार में वो बात रख ही रहा था कि ये अंजन की डिब्बी आई है, ये पत्र आया है, उनका ऐसा समाचार आया है, उस राज्य का एक पुराना वैद्य, उस राज्य का जो पुराना वैद्य था, वह तुरंत उठकर खड़ा होता है कि राजन, मेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी है और लगभग 70-80% मेरी आंखें काम करना बंद कर चुकी है। क्यों ना वो अंजन आप मुझे दे दो, क्यों ना वो अंजन मुझे दे दो, मैं और भी लोगों की सेवा कर सकता हूँ। पर राजा पूछता है कि मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये अंजन की डिब्बी भेजी क्यों है? उस राजा को क्या पड़ा मेरे घर नगर में कौन अंधा है, कौन कैसा है? वैद्य कहता है, राजन, बहुत वर्षों से आपकी और आपकी राज्य की मैं सेवा करते करते अपनी आंखों को खराब कर चुका हूँ। ये अच्छा अवसर आया है, आप मुझ पर छोड़ दो,
मैं देख लूँगा। मंत्री भी खड़े होकर कहते, वैद्य जी आप सोच समझ कर विचार कर लो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, वो तो शत्रु है, वो तो हमें जीतना चाहता है, और कुछ गड़बड़ हो गई और उसने अगर आंख पूरी ही चली गई तो क्या होगा? वो कहता है आप चिंता नहीं करो, फूटेगी क्या फूटेगी, वैसे ही मेरी फूट चुकी है, 80-90% तो दिखना बंद ही हो चुका है, 10% और बंद हो जाएगी, और क्या होगा। वह वैद्य वास्तव में विवेकवान था, बुद्धिमान था। वो जानता था कि ये राजा जो शत्रु पक्ष था वो हमला करना चाहता है, जीतना चाहता है, और युद्ध करने से पहले शक्ति का, बुद्धि का वह पुरुषार्थ करते हुए परीक्षा करना चाहता है कि राज्य में कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष तो नहीं है कि जो हमारे एक का जवाब 100 के रूप में दे दे। वह शक्ति और विवेक की, बुद्धि की परीक्षा करने के लिए अंजन भेजा है। जैसे ही वह अंजन की डिब्बी खोलता है, देखता है ये तो मात्र 2 आंखों के लिए है, और राजा कहता है जितने अंधे हो सबके काम में आ जाएगा। वो वैद्य कुछ क्षण विचार करता है और राजा से कहता है कि राजन बस एक आज की रात का समय मुझे दे दो, कल मैं आपको इसका पूरा रहस्य बता दूंगा। राजा भी दूत से वो समाचार पत्र अंजन की डिब्बी देता है, सम्मान के साथ दूत को वापस भेज देता है, और इधर वैद्य अपनी तैयारी करने लगता है। समझदार था, ज्ञानी था, विवेकवान था, बुद्धिमान था। अगर आप में से कोई होता ना रावका जी, तो वो दोनों अंजन लेकर आंखों में डाल देता, खुश होता कि चलो मेरी दोनों आंखें खुल गई। पर वो इतना विवेकवान था, इतना विवेकवान था, इतना विवेकवान था, वह वैद्य उसने पहले एक अंजन की सलाह खा ली, उससे एक आंख अपनी खोल दी। जो अंजन बना था वास्तव में आंख और दृष्टि खोलने ही वाला था, उसने उस अंजन को उठाया, एक आंख खोल दी, दोनों आंखें बंद ही होने की कगार में थी, पर एक आंख वास्तव में उसकी खुल गई। 100% उसको एक आंख से दिखने लगा। अब वो विचार करने लगा, अगर दूसरी सलाखा अंजन की लेकर मैं आंख में लगा लूंगा, दोनों आंखें खुल जाएगी, पर उस राजा को उत्तर कैसे दूं? उसको क्या उत्तर दूं? उसके सामने तो मैं झुक गया दोनों आंखें खोलकर। उसने कहा नहीं, ये आंखों में लगाने की जगह जो थोड़ा सा अंजन दूसरी आंख में लगाने की उतनी ही क्वांटिटी का उतना सही बचा था, वह सलाखा को उस अंजन की डिब्बी में डालता है और आंखों में लगाने की जगह अपने जीभ पर फेर लेता है, अपने जीभ पर लगा लेता है। क्योंकि वह वैद्य था, मुख पर, जिह्वा पर आने वाले स्वाद से ही वह जान लेता है इसमें क्या क्या मिला है, और 2 मिनट में उसका पूरा फॉर्मूला वह जीभ के स्वाद के माध्यम से बना लेता है। आप भी तो बहुत सारे साहिदगंज वाले जड़ी बूटी बेचने वाले हो, खुशबू से ही जागे जी पहचान लेते हो कि गाड़ी में क्या रखा है। जिसने बरसों तक वैदगिरी की हो, उसने जिभा पर मात्र वह अंजन की सलाखा रखी और उसे याद आ गया कि किसमें कितने मात्रा में क्या क्या बना है, तुरंत 2 मिनट में। क्योंकि अब आंखों में भी दिखने लगा था, एक आंख से उसने वह कागज पर्चा लिया, पेन लिया और पूरा गणित लिख लिया, पूरा फॉर्मूला लिख लिया कि ये इतना, और एक आंख के माध्यम से रातों रात मात्र जो शत्रु ने इतनी सी डिब्बी भेजी थी, उस वैद्य ने इतना डिब्बा भरकर अंजन बनाया। कितना बनाया? भेजा इतना सा था, पर इतना डिब्बा भरकर उसने अंजन बनाया। और दूसरे ही दिन अपने दूध के साथ पत्र लिखकर राजा के माध्यम से पहुंचा दिया। राजा को समझाया, राजन देखो मैंने काना होना स्वीकार कर लिया, क्योंकि एक आंख से दिखना काना अशुभ माना जाता है, पर मैंने राज्य के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। ये आंख खोलने के लिए नहीं, ये आंख खोलने के लिए भेजा गया अंजन नहीं था।
वह बुद्धि खोलने के लिए भेजा गया अंजन था। ये परीक्षा थी आपकी, ये परीक्षा थी राज्य की कि अगर हमला करेंगे तो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। अब मैंने उत्तर तैयार किया है, बस मेरी प्रार्थना है ये डिब्बा भर अंजन पत्र के साथ भेज दो। आपके चुटकी भर अंजन का ये डिब्बा भर जवाब है, आप जैसा करना चाहे हम सबके लिए तैयार है। इतना लिखकर राजा के माध्यम से उस दूसरे राजा के पास जैसे वह डिब्बा भर अंजन पहुंचा, वह मंत्री जो वैद्य था, जिसने वह चुटकी भर थोड़ा सा अंजन बनाया था, उसने कहा राजन इसके साथ आप कभी भी जीत नहीं सकते। जब तक उसके नगर में ऐसे मंत्री ऐसे वैद्य है, आप कभी भी उसे परास्त नहीं कर सकते। भले ही आपको लग रहा है कि वो शक्ति में कमजोर है, धन दौलत में कमजोर है, पर उसके पास बुद्धि और विवेक का इतना बड़ा खजाना है। वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है जो समय पर वह आने वाले अवसरों का कार्य को सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ करता है। हमने इतनी सी डिब्बी में चुटकी भर अंजन भेजा था, उसने पता नहीं कैसे अंजन का फॉर्मूला जान लिया और इतना डिब्बा भर उसने अंजन वापस भेजा है। आप इतना करोगे, वो इतना आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए समझदारी यही है, आपकी उसके साथ मित्रता करो। युद्ध में कभी आप उसके साथ जीत नहीं सकते। अगर किसी से लड़ना भी है, किसी से नीरज भय युद्ध भी करना है, तो ध्यान रखना पहले उसकी बुद्धि की परीक्षा कर लेना। क्योंकि संसार में अगर कोई श्रेष्ठ है, संसार में अगर कोई श्रेष्ठ धन है, तो उसे नीतिकारों ने बुद्धि कहा है। ये धी ही धन है, और इस धी रूपी बुद्धि रूपी धन का विवेक पूर्वक जो प्रयोग करता है, वही धनवान वही बुद्धिमान कहलाता है। बाकी तो बुद्धि का मान करने वाले बहुत सारे संसारी जीव है, और वही सच्चा पुण्यात्मा वही सच्चा धर्मात्मा हुआ करता है जो मिले हुए साधनों का समय पर सदुपयोग करना जानता है। नीतिकार आचार्य भगवंत काम कुमार नंदी महाराज आज 2 श्लोकों के माध्यम से हमें पुनः उस नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से समझा रहे हैं कि अगर ऐसे बुद्धिमान तुम बन सकते हो, इतनी सी दवाई को इतना सारा बना सकते हो, इतने सारे साधन को इतने से साधन को इतना कर सकते हो, इतने से धन को इतना सारा बना सकते हो, तो ही तुम पुण्यात्मा बनकर अपने जीवन को नेक बना सकते हो। अन्यथा तुम्हारा जीवन फेक है। ऐसे भी जीव देखे गए हैं संसार में। वह पिता की करोड़ों की संपत्ति मिली पर संभाल नहीं पाए, और ऐसे भी जीव मिले जो रोड पर थे, वह करोड़पति भी बनते देखे गए। ये बुद्धि का प्रयोग है, ये विवेक का प्रयोग है, और वही श्रेष्ठ है जो इन साधनों का सही तरीके से प्रयोग करता है।